नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शिवचंद शाह जी मौजूद हैं और हम आपसे ही आज जानकारी चाहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जानकारी प्रस्तुत करें। दावा दायर करने के लिए जो है सबसे पहले ये देखो कि सिविल दावा दीवानी विवाद दायर करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि दावे की वैल्यूएशन क्या है जी, और वैल्यूएशन देखो, उसी वैल्यूएशन के अनुसार कोर्ट स्थापित होगी, उस कोर्ट बनेगी। तो उस कोर्ट में दावा सबसे पहले दावा दायर करने कोर्ट का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद कौन दावा दायर कर रहा है उसका नाम और पता, और वादी में ये देखिए कि वादी कोई नाबालिग तो नहीं है। अगर नाबालिग है तो दावा संरक्षक की ओर से दायर किया जाएगा। उसके बाद फिर पटवारी देखिए, पटवारी कौन कौन है उसका चयन कीजिए और उनका वर्णन कीजिए, और उसमें अगर कोई नाबालिग है तो नाबालिग का संरक्षक नियुक्त किया जाएगा, और वो आदेश 32(3) के तहत जी उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि नाबालिग की ओर से जो है संरक्षक नियुक्त किया जाए। इसके बाद फिर फैक्ट देखे जाएंगे, तथ्य क्या है जी, और सभी तथ्यों को आपको हवाला देना है जिन पर आप डिग्री चाहते हैं। अगर आपने कोई तथ्य छोड़ दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें आर्डर 7 रूल 11 में ये प्रोविज़न है कि सारे तथ्यों का हवाला होना चाहिए। अगर कोई मटेरियल तथ्य आपने छोड़ दिया जो काज ऑफ एक्शन जिससे बनता है, तो वो आर्डर 7 रूल 11 का विपक्षी फायदा उठा के और दावा जो है वो निरस्त कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कोर्ट फीस क्या है। कोर्ट फीस की वैल्यूएशन अगर जमींदारी वाला मामला है या कृषि भूमि है तो वो लगान पर वैल्यूएशन निकाली जाएगी। एग्रीकल्चरल लैंड है तो लगान पर होगी, और अगर प्लाटिंग का मामला है तो उसकी वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू होगी। और जो शेडिड वगैरह है तो उसमें वैल्यूएशन लिखी ही है जिसके ऊपर शेडिड हुआ है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो कंसिडरेशन पर होगा कि कितने मूल्य पर विक्रय मूल्य तय हुआ है। जो विक्रय मूल्य इसमें तय हुआ है उतने विक्रय मूल्य पर ही कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, भले आपने कम दिया हो या ज़्यादा दिया हो, एडवांस पर नहीं। अच्छा, उसके बाद काज ऑफ एक्शन देखा जाए कि काज ऑफ एक्शन क्या है। जो दावा में काज ऑफ एक्शन है उसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि काज ऑफ एक्शन की भी मेन ग्राउंड है, और जो घटना आपने दिखाई है दावे में वही काज ऑफ एक्शन है। और इसमें काज ऑफ एक्शन भी विधि उसका हर टाइम है कि दावा दायर का दावा है तो उसकी मियाद 3 साल के अंदर होना चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो उसकी भी मियाद 3 साल के अंदर होना चाहिए। इस तरह से दावा की मियाद भी है और उस मियाद के अंदर दावा दायर होना चाहिए। अगर मियाद के बाहर हो रहा है तो आप ये देखिए कि आपको नॉलेज कब हुई है। डेट ऑफ नॉलेज से आपको सूट फाइल करने के लिए टाइम आपको मिल सकता है कि हमको फला तारीख विधान हुई, और नॉलेज से आपका विदिन टाइम है। उसके बाद जो है रिलीफ, आपकी क्या रिलीफें हैं उन सभी रिलीफों का वर्णन कीजिए और उन्हीं रिलीफों के अनुसार जो है आपको कोर्ट फीस सकते हैं। प्रोसीजर जिसे हम जब दावा डालते हैं न्यायालय में, स्टेप बाय स्टेप हम चाहते हैं अगर आप प्रोसीजर भी बता दें उसका, तो जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं उसका नहीं बढ़ेगा। अब दावा आपने दायर किया, दावा पहले सिविल जज का है तो जो मुस्लिम के सामने दावा दायर होगा जी, और मुस्लिम के सामने दावा दायर होने के बाद वो जो है कोर्ट के सामने पेश होगा। जनरली 2 बारी दावा पेश होता है। जब दावा दायर हो जाएगा तो उस पर आपकी सुनवाई की जाएगी। अगर आपकी स्टे एप्लीकेशन है तो स्टे एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। स्टे एप्लीकेशन पर अगर सुनवाई हो गई है, स्टे हो गया है, तो उसकी कंप्लायंस आदेश 39 नियम 3 में आपको करनी होगी। और कमीशन की अगर मौके की स्थिति देखने के लिए आपको कमीशन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। आदेश 26 नियम 9 में आप कमीशन की एप्लीकेशन है तो उस पर कमीशन का आदेश होगा, फिर आपको कमीशन की कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा वो WS के लिए लगी तारीख, WS के लिए और अस्थायी निषेधाज्ञा पर आपत्ति के लिए आपत्ति आती है, WS आती है तो उसको देखेंगे। WS के लिए पहले 30 दिन का है। अच्छा, सम्मन की तामील के 30 दिन के अंदर WS देना होगा। अच्छा, अगर 30 दिन के अंदर WS नहीं देते हैं तो आप WS के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी विपक्षी को कि हमें WS सम्मन मिल गया है और हम WS तैयार नहीं कर पाए हैं या वकील अभी नियुक्त नहीं कर पाए हैं, तो आप एप्लीकेशन देंगे। उसके बाद 30 दिन का और टाइम मिलेगा कि मैक्सिमम 60 डेज है। अच्छा, मैक्सिमम 90 डेज है। 90 दिन के अंदर आप अपना दावा दायर कर दें, दावा का जवाब दे दें। अगर आप 90 दिन का जवाब नहीं देते हैं तो कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से आप जवाब नहीं दे पाए, वो आपको परिस्थितियां बतानी पड़ेंगी, अन्यथा आपका टाइम निकल जाएगा। WS के आ जाने के बाद फिर इश्यू बनेंगे और तथ्य का इश्यू बनेगा और लीगल भी इश्यू बनेंगे। मतलब बाडी के तथ्य के इश्यू बनते हैं
और पटवारी के लीगल इशू बनते हैं। उन लीगल इशू पर सबसे पहले वो कोर्ट फीस का बनेगा, जो क्षेत्राधिकार का बन सकता है, और आर्डर 7 रूरल रेवेन्यू पर भी बन सकता है। तो जुडिक्शन है या नहीं इस पर बताना होगा। एग्रीकल्चर लैंड है, ये डिक्लेरेशन का मामला तो नहीं है। अगर डिक्लेरेशन मामला है तो एग्रीकल्चर लैंड का जाएगा रेवेन्यू कोर्ट में, और इंजंक्शन का जो है वो यहाँ होगा। इसी प्रकार कैंसिल ऑफ सेल डीड का है, अगर रिकॉर्डेड टिकट होल्डर है तो सूट यहाँ फाइल होगा। अगर वो रिकॉर्डेड टिकट होल्डर नहीं है और उसने सूट फाइल कर दिया तो डिफेंडेंट कहेगा कि साहब ये रिकॉर्डेड टिकट होल्डर नहीं है, टाइटल डिस्प्यूट है, और टाइटल डिस्प्यूट है तो रेगुलर कोर्ट में सूट यहाँ फाइल नहीं हो पाएगा, और वो आर्डर 7 रूरल रेवेन्यू में क्षेत्राधिकार में चला जाएगा। इसके बाद जो है वो फिर कहेंगे डिक्लेरेशन का सूट है, सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट में जाएगी। तो और लीगल इशू आर्डर 7 और 11 का है। आर्डर 7 और 11 में काज ऑफ एक्शन, कोई कोर्ट फीस कम दी है तो उस पर होगा, क्षेत्राधिकार पर, और जो है सेक्शन बी, सी और डी में जो है तो बार्ड बाई लॉ, अगर बार्ड बाई लॉ से है तो वो भी उसमें उस पर भी आर्गूमेंट होगा। और सी में जो है वो कोर्ट फीस की अगर कमी का मौका दिया जाता है, उसके बाद पूरी नहीं करते हैं तो आपका सूट खारिज हो सकता है। अच्छा। और आर्डर 7 रूरल रेवेन्यू तो बहुत विस्तृत है। आर्डर 7 रूरल रेवेन्यू कार्ड ऑफ एक्शन अगर डॉक्यूमेंट में आपने नहीं दिखाया है और या कार्ड ऑफ एक्शन छूट गया है, कि आपने कार्ड ऑफ एक्शन बनावटी दाखिल कर दिया है और सही कार्ड ऑफ एक्शन नहीं दर्शित है, और डिफेंडेंट पकड़ लेता है कि सही कार्ड ऑफ एक्शन नहीं दर्शित है, तो इसी आधार पर सूट खारिज हो सकता है, खारिज हो जाएगा। और इसमें कोर्ट फीस कम है तो उस पर भी हो सकता है, कोर्ट फीस का मौका दिया गया है और आपने उसके बाद दाखिल नहीं किए तो भी उस पर खारिज हो सकता है। और डी में बार्ड बाई लॉ है, बार्ड बाई लॉ में लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसमें शामिल करता है। अगर दावा टाइम बार्ड है, ये साबित होता है कि आपने किसी बात को छिपा कर दावा दायर कर दिया है, तो बार्ड ऑफ लॉ में लिमिटेशन पर भी दावा कर सकता है, जुडिक्शन पर भी दावा खारिज सकता है। और दावा जो है आपका मेटीरियल फैक्ट अगर आपने वर्णन नहीं किया तो उस पर भी खारिज हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस कार्यक्रम में आप आए और थोड़ी जानकारी हम भी देना चाहेंगे। गिरफ्तारी पर आपके अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में वारंट देखने का अधिकार, अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार, पुलिस को अरेस्ट किए गए पर्सन की फैमिली व रिलेशन को सूचना देगी, गिरफ्तार किए गए पर्सन की हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, इंट्रोगेशन के दौरान अपने वकील से मिलने का अधिकार, 24 घंटे से अधिक हिरासत नहीं और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, मेडिकल टेस्ट कराना होगा। ये आपके गिरफ्तारी पर अधिकार है। और इस कार्यक्रम में आए, धन्यवाद बहुत बहुत। और भविष्य में भी अगर आपके इस कार्यक्रम में आपकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारा निवेदन आप स्वीकार करते रहेंगे। और आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।